पाठ 1। चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अभी तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। रामधारी सिंह दिनकर। पाठ 2। नटखट बंदर। एक बार कुछ बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे थे। वे नीचे देख रहे थे। नीचे कुछ बढ़ई लकड़ी काट और चीर रहे थे और कुछ दूसरे काम कर रहे थे। दोपहर को जब बढ़ई खाना खाने गए तो बंदर पेड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने बढ़ई के काम को पास जाकर देखा। एक बंदर लकड़ी के एक लट्ठे पर चढ़ गया। वह गट्ठा बीच से चिरा हुआ था। उसके दोनों भागों को लट्ठे में फंस गई। वह दर्द में तड़पता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाकी सब बंदर उसके पास खड़े हो गए। कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। जब बढ़ई वापस आए तो सब बंदर पेड़ पर चढ़ गए। जिस बंदर की पूंछ फंसी थी वह वहीं रह गया। एक बढ़ई आरी लेकर उसके पास आया। उसने बंदर की दुम काट दी। बंदर अपनी दुम वहीं छोड़कर भाग गया। पाठ 3। छीका छीक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी बहुत बड़ी मोटी और लंबी सी नाक थी, इसलिए लोग उसे बड़नक्कू कहा करते थे। बड़नक्कू को अपनी नाक इतनी पसंद थी कि वह इसकी बढ़ाई किया करता था। जब भी वह किसी से मिलता सो वह हाथ मिलाने की जगह अपनी नाक आगे कर देता था। एक दिन बड़नक्कू बाजार गया। पता है वहां उसे कौन मिला? छुटनक्कू। छुटनक्कू की नाक बिल्कुल छोटी सी थी, जो उसको बहुत बुरी लगती थी। वह जब किसी से मिलता तो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता, ताकि उसकी छोटी सी नाक देखकर कोई उसका मजाक ना उड़ाए। जब छुटनक्कू बाजार में बड़नक्कू से मिला तो उसने सोचा, खूब सारी लाल मिर्च रखी थी। उसने मुट्ठी भर लाल मिर्च निकाली। जैसे ही बड़नक्कू ने अपनी नाक आगे की, छुटनक्कू ने मिर्च भरे हाथ से उसकी नाक पकड़ ली। बड़नक्कू छीका और जमीन पर गुलाठी खाकर छींकता रहा। हर बार जब वह छींकता तो आसपास के सब खिड़की दरवाजे खड़खड़ा कर हिल जाते। छुटनक्कू खूब हंसा, जमीन पर लौटकर हाथ पांव उछाल उछाल कर हंसता रहा। इतना हंसा कि वह भूल ही गया कि उसके हाथों में अभी भी मिर्ची लगी हुई थी। हंसते हंसते उसने अपने ही नाक पर मिर्च वाला हाथ रख दिया। आछी आछी। छुटनक्कू भी छीका, आछी आछी। हर बार जब उसे छींक आती तो उसका पूरा शरीर हवा में उछल जाता और बम फूटने जैसी आवाज आती।
छुटनक्कू और बड़नक्कू एक दूसरे के सामने इतनी जोर से चीख रहे थे कि अचानक धड़ाम की आवाज आई। सबने देखा कि दोनों के सिर धड़ाम से टकरा गए थे। इतनी जोर से टकराए। अब तो समझा, तेल पीसने का यंत्र। कोल्हू वाले से तेल लेकर पंडित अभी घर लौटने ही वाला था कि उनके मन में एक और सवाल आ धमका। बैल के गले में घंटी क्यों डाली है? उन्होंने पुकारा, ओ कोल्हू वाले के लड़के! वो तो सब समझ गया, पर ये बैल के गले में घंटी लटकाने का क्या मतलब? क्या उससे भी तेल निकालने में कोई मदद मिलती है? उसने कहा, हर वक्त तो बैल पर नजर नहीं रख सकते हैं ना, इसलिए उसके गले में घंटी बांध के रखी है। जब तक घंटी बजती रहती है तो समझ जाते हैं कि बैल चल रहा है। जैसे ही बैल रुकता है कि घंटी की आवाज आनी बंद हो जाती है, तो उसे फिर से दौड़ाने के लिए मैं आ जाता हूँ। पंडित ने ऐसी अद्भुत करामात और कहीं नहीं देखी थी, पर जाते जाते वह बस इसी बात को सोचते जा रहे थे। कोल्हू वाले ने भी क्या तरकीब निकाली है। उस बेचारे बैल को तो खैर नहीं। जैसे ही वह रुकेगा कि घंटी बजना बंद हो जाएगी और उसी वक्त कोल्हू वाले का लड़का उसे भगाने चला आएगा। सोचते सोचते अचानक उन्हें सूझा, अच्छा, अगर वो बैल एक ही जगह खड़ा होकर सिर्फ सिर हिलाता रहे अगर वह बैल जरा चालाकी से काम चोरी करे तो कोल्हू का तो कितना नुकसान हो जाएगा। यह सब सोचकर वापस कोल्हू वाले के यहाँ जा पहुंचे और बोले, अरे वो जो घंटी वाली बात तुम कर रहे थे उसमें तो बड़ी गलती है। अगर वह बैल काम चोरी करके घंटी बजाता रहे तो फिर क्या करोगे? कोल्हू वाला उस समय तेल नाप रहा था। उसने मुड़कर पंडित की ओर देखा और बोला,
मेरा बैल क्या शास्त्र पढ़कर पंडित बना है कि उसका इतना दिमाग होगा? ना तो वह आपकी पाठशाला में गया है, ना ही उसने शास्त्र पढ़ा है, और फिर बैल को इतनी अकल कहाँ होती है? पंडित ने सोचा, कोल्हू वाला सच ही तो कह रहा है। उस मूर्ख बैल ने कभी शास्त्र पढ़कर देखा ही नहीं, इसलिए उस मूर्ख बैल की सारी चालाकी खत्म। पाठ 5। सपने क्यों हैं आते? मम्मी, सपने क्यों हैं आते? कभी रुलाते, कभी हंसाते। प्यारी दीदी घर जब आती, ढेर खिलौने भरकर लाती। कुछ खो जाते, कुछ रह जाते। मम्मी, सपने क्यों हैं आते? परियों के जब देश घूमता, रंग बिरंगे फूल चूमता, भंवरे मुझे देख मुस्काते। मम्मी, सपने क्यों हैं आते? चांद सितारे जुगनू सारे, देखो लगते कितने प्यारे, यह सब मेरा मन बहलाते। मम्मी, सपने क्यों हैं आते? सपनों का वह देश सुहाना, मम्मी सुनो मुझे भी जाना। मधुर मिलन का गीत सुनाते, मम्मी सपने क्यों हैं आते? फैलाए हरियाली की चादर। हमारे छोटे से घर में सजे हुए छोटे से गमले में जब कोई फूल खिलता है तो हमारा मन उसकी सुंदरता देखकर खिल उठता है। हमारी सांसें उनकी सुगंध में सुगंधित हो उठती हैं। एक गमले में खिला एक फूल हमारे जीवन के उस दिन को नई ऊर्जा से भर देता है। उदास दिखने वाली दुनिया के चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन यह सब कुछ एक गमले और एक दिन के लिए ही सीमित रहता है। दूसरे दिन जब फूल मुरझा चुका होता है और गमला सूना सूना हो जाता है, तब हमें दुनिया फिर एक बार उदास दिखने लगती है, रूखी रूखी सी। हम कभी यह क्यों नहीं सोच पाते हैं कि इस खुशी को हमेशा समेटे रखा जा सकता है। घर छोटा सा भले ही रहे, लेकिन असंख्य पेड़ पौधे और अनगिनत फूल के बीच हम रह सकते हैं। यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं का आंगन थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर लें, तो उसमें भांति भांति की वनस्पतियां के रंग भरकर अपने गमलों की सीमाओं को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले हमें यह सोचना होगा कि हम घरों की सुंदरता को सहेजने में डूबकर क्या क्या खो चुके हैं और क्या खोते जा रहे हैं। हमने शहर बसाए और उनका निरंतर विस्तार किया, किंतु पेड़ों और जंगलों से इतनी दूर होते चले गए कि आज महानगर की श्रेणी में जा पहुंचे शहर ऑक्सीजन की कमी को झेलने लगे हैं। गमलों की छोटी सी हरियाली इतनी सक्षम नहीं कि वह हवा का जहरीलापन कम कर सके, उसके वेग को नियंत्रित कर सके, पानी को रोक कर रख सके, तापमान को प्राणियों के अनुकूल बनाए रख सके और ध्वनि को संतुलित कर सके। इन सब के लिए हमें अपने गमलों को इतना बड़ा करना होगा कि वह एक पूरे शहर में बदल जाएं। हमें शहरी वानिकी को अपनाना ही होगा। आज विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि शहरों की संख्या में बढ़त होती जा रही है। सन 1901 में मात्र 11% जनसंख्या शहरों में रहती थी। सन 1981 तक यह संख्या 23% तक जा पहुंची। सन 1981 के बाद शहरीकरण में और तेजी से वृद्धि हुई है। पुराने शहर फैलकर आसपास के गांवों से जा जुड़े हैं। उनके बीच का वन क्षेत्र लुप्त हो गया है। शहर कंक्रीट के जंगलों में बदलते जा रहे हैं और उनमें लगभग असंवेदी पथरीले प्राणियों की भांति मानव का निवास संघन में संगतम होता जा रहा है। शहरों का विस्तार आज जितना लंबवत हो रहा है, उतना ही ऊर्ध्व में हो रहा है। बहुमंजिला इमारतें एक आवश्यकता के रूप में खड़ी हो गई हैं। गोया हमने ना तो अपनी बाहों फैलाने की जगह
के बारे में सोचा और ना सिर उठाने की जगह के बारे में। शहरों की बहुमंजिला इमारतें, न रहने वाले, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर तो हैं, लेकिन ना तो जमीन अपनी है और ना आसमान अपना। मध्य तल के ये निवासी अपनी बीच की दुनिया में सिमट सिकुड़ गए हैं। उनकी ऊर्जा का यदि कोई स्रोत है तो चंद छोटे छोटे गमले। शहर के पार्कों में उपस्थित रहने वाली भीड़ साक्षी है इस बात की कि लोग अपने गमलों को पर्याप्त नहीं समझते हैं। वे जानते हैं कि इनके गमले इन्हें भरपूर ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं। फिर भी ना जाने क्यों वो अपने गमलों को शहर में बदल डालने का नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अब तो सोचना ही होगा, अन्यथा एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हवा, पानी और ऊर्जा हमारा साथ छोड़ देगी। पार्ट 6। प्यारा सा एक पत्र। दिनांक 25 सितंबर 47/2, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। प्यारी आस्था, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। मेरे नाना जी वहाँ के जमींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। आस्था, सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह सुबह गर्म दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर पर काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोशम पा भाई पोशम पा, चोर सिपाही, गली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बात नहीं, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें किया करते हैं। आस्था, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थीं। मेरा मन गांव छोड़कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी का दफ्तर से इतनी सी छुट्टियां ही मिली थी, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मजे किए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या नहीं, पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी हरप्रीत कौर। पार्ट 7। लड़ाई का खेल। कहावत आ बैल मुझे मार तो तुमने सुनी होगी। एक दिन रंजन और दिनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और पास के सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ते हैं। तो हुआ ये कि पिछली रात ही इन्होंने जोरदार ढिशुम ढिशुम से सजी फिल्म बाहुबली देखी थी।
दोनों पर फिल्म का जादू ऐसा चढ़ा कि अगले दिन स्कूल में बेमज़ा कसरत के बाद भी उतरा नहीं। रंजन और दिनेश स्कूल से घर लौट रहे थे। रंजन बोला, पिक्चर में बहुत मजा आया, पर यह बात समझ नहीं आई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। छोड़ यार, जब दूसरा भाग आएगा तो पता चल ही जाएगा, दिनेश ने सुझाया। अपना तो फाइटिंग फाइटिंग खेलते हैं। रंजन को जैसे इसी बात का इंतजार था। उसने तुरंत बस्ता पीठ से उतार कर सड़क पर रख दिया। दिनेश ने भी बस्ता उतारा और फाइटिंग के लिए तैयार हो गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए ताकत लगाने लगे। जहां पर ये लड़ाई चल रही थी वो एक भरी पूरी सड़क थी। उसके दोनों तरफ दुकानें और घर थे। दुकानों और घर के बाहर लोग जमा थे। इसी समय सड़क से बहुत से लोग पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पहले दो लोगों की नजर गुत्थम गुत्था हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। इनमें से एक की नाक कुछ ज्यादा ही लंबी थी। हो सकता है ये हर कहीं अपनी नाक घुसा देने के अभ्यास का नतीजा हो। दूसरे सज्जन का माथा चौड़ा था। लंबी नाक वाले ने दोनों के पास पहुंचकर अपनी नाक घुसाई। चलो छोड़ो, लड़ाई करना बुरी बात है। रंजन ने सफाई देने की कोशिश की। मगर हम तो। पर चौड़े माथे वाले ने रंजन को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वो बोला, हाँ बेटे, हमको पता है इसने आपकी पेंसिल ले ली होगी। आखिर बच्चों की लड़ाई का और क्या कारण हो सकता है। रंजन और दिनेश अपने दोनों मददगारों को हकबकाए से देख रहे थे। इसी बीच वहां 4 और तमाशबीन आ जुटे। उनमें से एक बोला, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। दूसरे ने समझाया, लड़ाई से बर्बादी ही होती है। तीसरा बोला, लड़ाई में जीतने वाले को भी फायदा नहीं होता। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब लोग बढ़ चढ़कर लड़ाई के नुकसान गिनाने में जुटे थे। दिनेश और रंजन को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वे भीड़ के बीचों बीच फंसे थे और किसी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे। इसी भीड़ में एक सज्जन थे। उनके माथे पर तिलक और गले में गमछा लटका हुआ था। उन्होंने सबसे तेज आवाज में कहा, लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। शांति शांति करने से देश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दिनेश और रंजन ने लड़ाई का जो खेल शुरू किया था वो अब राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। भीड़ के बहुत से लोगों को तिलक वाले सज्जन की बात सही लगी। अब लोग 2 खेमों में बट गए थे। लड़ाई की बुराई करने वाले और लड़ाई की वकालत करने वाले। दोनों खेमे चिल्ला चिल्लाकर अपनी बात कह रहे थे। रंजन और दिनेश मौका देखकर लोगों के पांवों के बीच से किसी तरह खिसक लिए। भीड़ की आवाजें देर तक उनके कानों तक पहुंचती रहीं। लड़कर ही हमें अंग्रेजों से आजादी मिली है। लड़ाई में जीतने वाले का कोई फायदा नहीं होता। अरे लड़ते नहीं तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। लड़ाई से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। पाठ 8, तोता और चने की दाल। एक बार एक तोता शहर घूमने जा रहा था। उसे एक जगह खूंटे पर एक चना मिला। उसे देखकर तोता तुरंत चना फोड़ने लगा। चने की एक दाल खूंटे में घुस गई। दूसरी को तोता खा गया। फंसी हुई दाल को निकलवाने के लिए तोता बढ़ई के पास पहुंचा और बोला, आप खूंटा चीरकर दाल निकाल दीजिए। बढ़ई बोला, क्या मैं तुम्हारा चाकर हूँ कि दाल निकालूं? तोता राजा के पास गया और राजा से बोला, आप बढ़ई को मारो। राजा बोला, मैं कोई तुम्हारा चाकर हूँ कि बढ़ई को मारूं? तोता रानी के पास गया और बोला, रानी तुम राजा को छोड़ दो। राजा बढ़ई से दाल निकालने के लिए कहे। रानी बोली, तू भाग यहाँ से। फिर तोता सांप के पास पहुँचा और बोला, तुम रानी को डसो। सांप बोला, भाग यहाँ से। तोता वहाँ से भागा और लाठी से बोला, तुम सांप को मारो। फिर वह रानी को डसे। रानी राजा को छोड़ दे और राजा बढ़ई को मारे तो बढ़ई दाल निकाले। तब लाठी बोली, जा भाग यहाँ से। तब तोता आग के पास गया और उससे बोला, लाठी को जलाओ। आग ने भी उसको भगा दिया। तब तोता पानी के पास गया और बोला, तुम आग को बुझाओ।
पानी ने भी तोते को भगा दिया। फिर तोता हाथी के पास गया और बोला, पानी को सोख लो। हाथी ने कहा, मुझसे नहीं होगा, और उसे भगा दिया। तोता तब चींटी के पास गया और बोला, चलो हाथी को चाबो। चींटी चली हाथी को चाबने। तब हाथी बोला, चींटी बहन, तुम मुझे मत चाबो, मैं पानी सोखने जाता हूँ। तब पानी बोला, हाथी भैया, तुम मुझे मत सोको, मैं आग बुझाने जाता हूँ। तब आग बोली, पानी, तुम मुझे मत बुझाओ ना, मैं लाठी को जलाने जाती हूँ। लाठी बोला, आग, तुम मुझे ना जलाओ, मैं सांप को मारने जाती हूँ। सांप बोला, तुम मुझे मत मारो, मैं रानी को डसने जाता हूँ। रानी बोली, तुम मुझे ना डसो, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। राजा बोले, रानी, तुम मुझको मत छोड़ो, मैं बढ़ई को कहने जाता हूँ। राजा ने बढ़ई से कहा, जाओ खूंटे को चीर कर दाल निकाल दो। बढ़ई ने खूंटा चीरा और दाल निकाल दी। तोता दाल खाकर शहर चला गया। पाठ 9। वर्षा तुमको आना है। वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है। नदी नाले ताल तलैया लबालब कर जाना है। हरी भरी धरती करना है, नभ में धनुष सजाना है। ध्यान रहे बिजली चमके, नीचे नहीं गिराना है। हम अब रोकें इतना पानी, संकट ना गहराना है। पेड़ पौधे खूब लगाएं, वृक्ष ना कोई काटना है। वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है। पाठ 10। खुश आदमी की कमीज। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे यह लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से बढ़कर एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश आदमी की कमीज पहनकर सोएं, तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई व्यक्ति खुश नहीं मिला। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, तो कोई धनवान और धन की लालसा पाले हुए था। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया था, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान न होने का दुख था, तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सब जन दुखी थे। कहते भी हैं, नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुआ जाता था। वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। सैनिकों ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन कर उससे कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए थे। उन्होंने कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे, तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे पास तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह यह जान सका कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। अब सैनिकों ने यह समाचार गुण तत्व समझ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। पाठ 11। 3 बिल्लियां की बात है। एक तस्वीर में 3 बिल्लियां रहा करती थी।
जैसा कि सारी बिल्लियों के साथ होता है, ये बिल्लियां भी हर साल थोड़ी बड़ी हो जाती थीं। अब तस्वीर 3 बढ़ती हुई बिल्लियों के लिए छोटा पड़ने लगा। जब वह चित्रकार सो जाता, तब तीनों बिल्लियों में आराम से बैठने की कश्मकश शुरू हो जाती। वे इधर खिसकती, उधर घूमती, मुड़ती, कुलबुलाती, सटपटाती, यानी कुछ ठीक से बैठ पाने के लिए जो कुछ कर सकती थी कर लेती। एक दिन वे सुबह आराम से बैठ पाती, इससे पहले चित्रकार कमरे में आ पहुंचा। बिल्लियों को इधर उधर कूदता फांदता देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सबसे बड़ा वाला ब्रश उठाया और गुस्से में बिल्लियों की ओर झटका सा दिया। अचानक बिल्लियों को लगने लगा कि वे सिमट कर बक्से के आकार की हुई जा रही हैं, जैसे उन्हें तस्वीर से काट के निकाला जा रहा हो। थोड़ी ही देर में एक नाखून, एक पाँव और फिर एक पूरी टांग तस्वीर से बाहर निकली। एक एक कर फिर तीनों बिल्लियां बाहर कूद आईं। चित्रकार गुस्से में पागल हो रहा था। वे उसके सामने भागी, उस कमरे से निकली, उस घर से निकली और गली में आ गई। चित्रकार उनके पीछे भागा, चीखता, रुको रुको, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मिटा दूंगा। पहली बिल्ली सबसे तेज दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गई। और बनी बड़ी बिल्ली, वह बिल्ली जो खुद दिखे बगैर सब देख पाती है। दूसरी बिल्ली रात सरीकी काली थी, सो वह अंधेरे में छिप गई और नदी में छलांग लगा दी ताकि बेपरवाह मछलियों को पकड़ सके। तीसरी बिल्ली छुटकी थी, डरी हुई थी और चाहती थी कि लोगों के साथ ही रहे जो उसे उस विशाल गुस्सैल चित्रकार से बचा सके। इसलिए वह एक खूब सारे बच्चों वाले घर में घुस गई। सारे बच्चे बहुत ही दोस्ताना थे और उसकी कहानी सुनते सुनते कभी न थकते थे। और उस चित्रकार का क्या हुआ? वह वापस घर चला गया और एक नई तस्वीर बनाने लगा। पर अब की बार उसने ध्यान रखा कि उसकी पेंटिंग में बहुत सारी खाली जगह हो ताकि वहां की बिल्लियां आराम से फैल फूल कर खेल सकें, बड़ी हो सके, उन्हें पेंटिंग छोड़कर भागना ना पड़े। हंसी मजाक। प्रॉब्लम। एक बार शर्मा जी मनोचिकित्सक के पास गए। मनोचिकित्सक ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? शर्मा जी ने कहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बादशाह अकबर हैं, जिल्ले सुभानी, शहंशाहे आलम, महाबली, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिर? मनोचिकित्सक ने पूछा। प्रॉब्लम हमारी वाइफ को है। उन्हें क्या हुआ है? मनोचिकित्सक ने पूछा। वे समझती है कि वे श्रीमती शर्मा हैं। तकिया कलाम। वर्मा साहब जितना काम करते थे उससे ज्यादा उसका शोर मचाते थे। उनका तकिया कलाम था, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। दिन में 1000 बार थोड़ी थोड़ी देर में कहते, उफ कितना काम है, कि मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। एक दिन जब उनका सेक्रेटरी शर्मा उनका तकिया कलाम मरने की भी फुर्सत नहीं है सुनते सुनते बुरी तरह पक गया तो बोला, सर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ? वर्मा साहब बोले, फरमाइए। शर्मा बोला, ऐसा है साहब कि दुनिया के काम तो चलते ही रहेंगे, या तो कभी खत्म नहीं होंगे। मेरी मानो तो आप एक काम करो, किसी दिन पक्का मन बना लो और इस काम के लिए भी फुर्सत निकाल ही ले। मेरा पन्ना ढोंगी। ढोंगी बाबा बांध लंगोटी, जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर, अपना रूप सजाते बाबा, खाते हैं मिष्ठान मलाई, सबका माल उड़ाते बाबा, धू धू की आग में हमको जलाते बाबा, पूजा करके अपनी ढोंग रचाते बाबा। चोर का कारनामा। हमारे गांव में किसी घर में चोर आया था और उस घर के लोग काम पर गए हुए थे। उस घर में एक लड़की सोई हुई थी और वह लड़की उठ गई। उस चोर ने लड़की को पैसे दे दिए, लड़की दुकान चली गई और चोर 1 बोरा धान की चोरी करके भाग निकला। पार्ट 12। एक पते की बात। एक घर के मुखिया को
यह अभिमान हो गया कि उसके बिना उसका परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी, उससे जो आय होती उसी से उसका परिवार का गुजारा चलता था। चूंकि कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे लगता कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डींग हाका करता था। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे ही मर जाएंगे। संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिनों तक शोक संतप्त रहे। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसकी बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वाले ने मिलकर लड़की की शादी करा दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्चा देने को तैयार हो गया और उनके दिन फिर मजे में गुजरने लगे। 1 महीने बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने अपनी सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब हम पहले से ज्यादा सुखी हैं। इस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चलता है। संसार सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जगत को चलाने की हामी भरने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए। जगत उनके बिना भी चला है और आगे भी चलता रहेगा। फिर किस बात पर अभिमान कर? इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का, अपने ज्ञान का गर्व व्यर्थ है। पाठ 13। घी की मटकी। बिल्ली आई एक कलूटी, छीके ऊपर देखी मटकी। कूदी लपकी, उछली लटकी, यहाँ चढ़ी वहां से टपकी। ऊपर नीचे उलझी अटकी, मगर मिली ना घी की मटकी। अम्मा की फिर टूटी झपकी, पछताती फिर भागी सटकी। भाग्य कहाँ जो छीका टूटे या फिर फूटे घी की मटकी। पाठ 14। खिलौनों की दुनिया। पात्र परिचय। खिलौने। बैलरीना की वेशभूषा में गुड़िया, सैनिकों की कतार, एक लंगड़ा सैनिक, हुला हुप वाली गुड़िया, जोकर, ड्रम वाला गुड्डा, ढपली वाला। अन्य पात्र: दुकान का मालिक, नौकर धनिया, मालिक की बेटी सोनिया, ग्राहक पति पत्नी, ग्राहक की बेटी शोभना, खिलौने बनाने वाला शोभा सिंह। वाचक मंच पर आकर लय में गाता है। खेल खिलौनों की यह दुनिया अजब अनोखी है। यह दुनिया बच्चों का संसार यही है। मन भावन मन प्राणी यही है। सोना जगना रोना गाना बचपन का सब सार यही है। राजा रानी महलों वाले मैले फटे कपड़ों वाले, अजीब अनोखी उनकी दुनिया। खेल खिलौनों की यह दुनिया। दृश्य 1। मालिक: धन्या, तूने आज ठीक से साफ सफाई नहीं की। देख, डिब्बों पर धूल जमी है। धनिया: मालिक, अभी साफ करता हूँ। साहब, क्या पुराने डिब्बे स्टोर में रख दूं? मालिक: कल रख देना। देख तो शोभा सिंह नई गुड़िया लाया या नहीं।
शोभा सिंह का प्रवेश। शोभा सिंह, मालिक आपने याद किया और मैं हाजिर। हुजूर ऐसी गुड़िया बनाई है कि जो देखेगा देखता रह जाएगा। एक सुंदर बैलरीना मालिक को देता है। मालिक, वाह शोभा सिंह वाह, मेरी बिटिया इसे पाकर नाच उठेगी। वह संभाल कर रख दो। धनिया दुकान बंद कर दो, कल सुबह जल्दी आना। दोनों दुकान बंद करते जाते हैं। खिलौने अपने आप डिब्बों से बाहर निकल आते हैं। गुड़िया हुला हुप घुमाते हुए, देखो देखो मेरा कमाल, मैं हूँ पूरी धमाल। ढपली वाला, जा जा, मेरी ढपली की धमाल का कमाल तू नहीं जानती। जोकर, बस करो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अब देखो मेरा जमाल। जोकर तरह तरह के करतब करके हंसाता है। सैनिकों की कतार बंदूक लिए परेड करके खड़े हो जाती है। लंगड़ा सैनिक उनके साथ ही चल पाता। लंगड़ा सैनिक, धनिया भैया की गलती की सजा में भुगत रहा हूँ। धूल क्या झाड़ी, मुझे ही नीचे गिरा दिया। अब मुझ लंगड़े को कोई नहीं पूछता। बच्चे आते हैं और मुझे उलट पुलट एक और रख देते हैं। बैलरीना नाचती हुई आती है। सारे खिलौने उसके नृत्य को मुग्ध होकर देखते हैं। गुड़िया, वाह, जितनी तुम सुंदर हो उतना ही सुंदर है तुम्हारा नृत्य। ढपली वाला, क्या तुम मेरी ढपली के साथ नृत्य करोगी? बैलरीना, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ढपली बजाओ मैं नाचूंगी। ढपली की थाप के साथ बैलरीना नृत्य करती है। सारे खिलौने एक साथ, वाह क्या बात है, मजा आ गया। दुकान खुलने की आवाज आती है। सारे खिलौने अपने अपने डिब्बों में वापस जाकर खड़े हो जाते हैं। धनिया, आज मैं एक एक डब्बा साफ करूंगा। बैलरीना को देखकर, वाह शोभा सिंह ने तो इस बार कमाल कर दिया। कितनी प्यारी है इसकी मुस्कान, कैसी हिरनी सी सुंदर आंखें हैं इनकी। सोना बिटिया तो इसे पाकर फूली नहीं समाएगी। मालिक का प्रवेश। धनिया प्रणाम करता है। मालिक, धनिया तूने नई गुड़िया संभाल कर रख दी थी ना? धनिया, हाँ मालिक। ग्राहक पति पत्नी दुकान पर आते हैं। ग्राहक पति, मेरी लाडो का जन्मदिन है, कोई सुंदर सी गुड़िया दिखाओ। मालिक हकलाकर, वह गुड़िया, वह तो कल ही एक ग्राहक पसंद करके रखवा गया है, वह आज पैसे लेकर आएगा। पति, पता नहीं वह आए ना आए, तुम मुझे यह गुड़िया दुगने दाम में दे दो। मालिक धनिया की ओर देखता है। धनिया, मालिक दे दीजिए, उनके लिए दूसरी गुड़िया बनवा देंगे। पति पत्नी बैलरीना को लेकर चले जाते हैं। मालिक, सोनिया को मैंने आज नई गुड़िया देने का वादा किया था। धनिया, पर मालिक ग्राहक को नाराज करना भी तो ठीक नहीं। दृश्य 2। घर में शोभना का जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। शोभना की माँ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, उसे बैलरीना देते हुए। शोभना, उफ, फिर एक और गुड़िया, मुझे नहीं चाहिए। तेजी से खिड़की की ओर दौड़कर गुड़िया बाहर फेंक देती है। दृश्य 3। बगीचे के बाहर कूड़े में बैलरीना पड़ी है। उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, चेहरे पर भी गंदगी लग गई है। पास ही बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। बैलरीना, कहाँ से कहाँ आ गई मैं, उफ कितनी गंदगी है यहाँ। समय बदलते देर नहीं लगती। कल तक हर कोई मेरी सुंदरता के गीत गा रहा था, आज कोई मुड़कर देखता तक नहीं। बच्चों के साथ सोनिया भी गेंद खेल रही थी। गेंद कूड़े में बैलरीना के पास जा गिरती है। सोनिया गेंद ढूंढते हुए, गेंद कहाँ गई? अरे कितनी प्यारी गुड़िया। बैलरीना को झाड़ पोंछकर अपनी गोदी में लेते हुए, अरे अरे तुम्हें किसने यहाँ फेंक दिया, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलवा दूंगी। वह गुड़िया को प्यार से चूमती है, तभी उसे कूड़े में लंगड़ा सैनिक गुड्डा भी दिखाई देता है। वह उसे भी उठा लेती है। सोनिया, अरे तुम्हें भी किसी ने यहाँ फेंक दिया। दृश्य 4। खिलौनों की दुकान में सोनिया का प्रवेश। सोनिया पिता से,
पापा देखो ना, कितनी सुंदर है ये गुड़िया, किसी ने इसे कूड़े में फेंक दिया था, आप इसके लिए नए कपड़े बनवा देंगे ना? मालिक, क्यों नहीं बिटिया, पर तू इस लंगड़े सैनिक को भी क्यों उठा लाई? सोनिया, पापा उसे लंगड़ा मत कहिए, ये सैनिक है, मैं इसे अपनी प्यारी बैलरीना की शादी रचाऊंगी। धनिया और मालिक हंसते हैं। दृश्य 5। खिलौनों की दुकान के सभी खिलौने डब्बे से बाहर आते हैं। ढपली वाला, अरे तुम आ गए, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा था। जोकर, सच, ये सब मेरा तमाशा देखकर भी नहीं हंसते थे। गुड़िया, तुम तो बाहर की दुनिया देखकर आ रही हो, कैसी है बाहर की दुनिया? अरे तुम्हारे सुंदर कपड़े गंदे कैसे हो गए? बैलरीना सुबकते हुए, मैं यहाँ तुम सबके साथ कितनी प्रसन्न थी, मत पूछो बाहर की दुनिया का हाल। उस घमंडी लड़की शोभना ने तो मुझे इतनी जोर से फेंका कि अब तक मेरा अंग अंग दुख रहा है। गुड़िया, बहुत दर्द हो रहा है, लाओ मैं तुम्हारे हाथ पांव दबा दूं। बैलरीना, शरीर का यह दर्द तो ठीक हो जाएगा, परंतु मेरे दिल को जो चोट पहुंची है उसका दर्द कभी नहीं जाएगा। क्या क्या सपने देखे थे, कोई मुझे प्यार दुलार देगा, अपने सीने से लगा कर रखेगा, पर क्या मिला? लंगड़ा सैनिक, चलो भूल जाओ सब कुछ, कांटों के बीच भी गुलाब खिलते हैं, हमारी सोनिया का दिल तो सोने जैसा है, कितने प्यार से तुम्हें यहाँ ले आई है, सब एक साथ, अंध भला तो सब भला, आओ हम सब मिलकर नाचे गाएं, खुशियां मनाएं। पर्दा गिरता है। पाठ 15। नटखट चूहा। एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक, कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा, बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं, घर में बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, भाग यहाँ से, मैं चूहे को कोई सामान नहीं बेचता हूँ। चूहा गुस्से में बोला, तो तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, चल जाए यहाँ से, बेकार में मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने के लिए समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम टोपी सिलोगे या नहीं? दर्जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चूहा बोला, तो ठीक है, और गाना गाने लगा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तुम्हारे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है,
मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने चूहे से पूछा, मुझे टोपी में लगाने के लिए कुछ सितारे दे दो। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रात रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। बस सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास जा पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने उत्तर दिया, वाह तुम तो राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा ने बोला, भाग यहाँ से, मेरी गद्दी चूहों के लिए नहीं है, इस पर केवल एक राजा ही बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े और एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा उनके बीच से निकलकर भाग गया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर राजा से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तुम्हारे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। राजा कांपती आवाज में बोला, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। वह शान से सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। जब काफी रात बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी दोस्तों को दिखाई। सभी साथी उसकी कहानी सुनाना चाहते थे। पाठ 16। नन्हा पेड़। एक जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ कांटे थे। छोटे पेड़ को यह बहुत बुरा लगता। वह सोचता, सभी मुझसे डरते हैं, कांटों के डर से कोई मुझे छूता तक नहीं। कितना अच्छा होता अगर मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले। अगले दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज दिखी। उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए थे और ढेर सारे सुनहरे पत्ते निकल आए थे। सूरज की रोशनी में वो चमचमा रहे थे। पेड़ बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात घिर आई। उस समय वहां पर एक आदमी आया। उसने देखा यहाँ तो सोने के पत्ते लगे हैं। चुपके चुपके उसने सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। पेड़ बेचारा ठूठ बन गया। उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, मेरे पत्ते जरूर हो लेकिन सुनहरे नहीं।
कांच जैसे चमकदार होने से ही काम चल जाएगा। सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। पेड़ बहुत खुश हुआ, कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर। उसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तभी ना जाने कहां से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगे। इसी तेज हवा में छोटे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। पेड़ फिर से ठूठ हो गया, कहने लगा, अब मुझे न सोने के पत्ते चाहिए न कांच के। दूसरे पेड़ों की तरह के हरे पत्ते ही काफी होंगे मेरे लिए। अगले दिन सुबह उठते ही सामने देखा कि उसकी डालों पर हरे भरे पत्ते हैं। अब मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, छोटे पेड़ न सोचा। इतने में वहां से गुजरते एक बकरे ने इस छोटे से पेड़ पर हरे हरे पत्ते देखे। वह आकर उन्हें झटपट खाने लगा। छोटा पेड़ चुपचाप देखता रहा। करता भी तो क्या, बकरे ने सब पत्ते खा लिए। वह फिर ठूठ बन गया। दुखी होकर उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न कांच के, न सोने के, न हरे। इन पत्तों से तो मेरे पुराने कांटे ही अच्छे थे। पाठ 17 क्योंजीमल और कैसे कैस लिया। इनसे मिलिए, ये है क्योंजीमल। बात बात पर पूछ लेते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं इनके दोस्त कैसे कैस लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ लेते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार? क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार? कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी साइकिल दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है? क्यों क्यों क्यों? अरे आटा तो चाहिए पिसवाने। कैसे कैसे कैसे? चक्की में भाई। आटा? क्यों क्यों क्यों? क्यों भाई, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी? कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे? क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर विली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। सानेंगे? कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात में आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छी तरह से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात में। क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? गुरुजी बोले, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं।